हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। ये है विज्ञान क्लास 10th का सेट नंबर 5 अनसॉल्व पेपर सीरीज का। पिछले 4 लेक्चर में हमने सेट 1 से लेके सेट 4 तक किया था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के बराबर आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब एक ही जगह पे बनता है, ठीक उसके बराबर अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखें तब। क्वेश्चन नंबर 2 है कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है। तो याद रखिएगा, बैगनी रंग का न्यूनतम सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो न्यूनतम वाले के लिए ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरे का सी। अगर अधिकतम पूछता तो ये हो जाता डी वाला। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है तो आवर्धक लेंस के रूप में तो नहीं होता, आवर्धक लेंस के लिए उत्तल होता है। और कार के पीछे लगे तो कार के पीछे जो लगा मतलब साइड मिरर जो लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए चश्मों में, तो याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दूर करने के लिए ही यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पुतली जो बाहर लगी होती है वो नियंत्रित करती है आंख में प्रवेश करने वाली मात्रा को। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पुतली का यूज किया जाता है। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो इसे हम कई तरीकों से लगा सकते हैं। एक फार्मूला हम जानते हैं P बराबर VI, और एक और फार्मूला था V बराबर IR। अगर हम यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से I स्क्वायर R मिल जाएगा, या तो इस भी फार्मूले से लिख सकते हैं P बराबर V स्क्वायर बट्टे R होता है, और फिर यहाँ से V बराबर अगर हम IR रख दें तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर बट्टे R। फिर उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो P बराबर हो जाएगा, एक R से एक R कट जाएगा तो बन जाएगा I स्क्वायर R। तो P I और R में संबंध होता है, ये B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो परिपथ होता है हमारे भारत में प्रत्यावर्ती धारा का, जिसे एसी करंट कहते हैं। हालांकि ये जो सिलेबस से हटा दिया गया एसी और डीसी करंट, तो इसका जो रेंज होता है 50 हर्ट्ज के करीब होता है, और वोल्टेज में पूछ दे तो 220 वोल्ट से लगभग ये 240 वोल्टेज के करीब हमारे इंडिया में लाइन आती है। अगला है 8वां आर्सेनिक तत्व है। याद रखिएगा, आर्सेनिक हो चाहे एंटीमनी हो, इसे एसबी से डिनोट करते हैं, या जर्मेनियम, ये तीनों के तीनों उपधातु हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला 9वां सवाल है कि निम्न में से प्रोपेन कौन सा है। तो प्रोपेन एक नॉर्मल बनाएंगे कि प्रोपेन है कौन सा। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है यही नॉर्मली प्रोपेन है, क्योंकि प्रोपेन में 3 ही कार्बन होते हैं, 1 2 और 3। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अगला है 10वां कि निम्नलिखित में अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ध्यान से देखेंगे, जो एल्युमिनियम है वो Fe को रिप्लेस कर दे रहा है और उसके जगह पे बना रह रहा Al2O3 या FeO2 से। ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। 11 वाला क्वेश्चन हटा दिया गया है। 12 वाला क्वेश्चन जो है एसिटिक एसिड मिलान करना है। तो एसिटिक एसिड याद रखिएगा, सिरके को कहते हैं, सिरके के निर्माण में। और कास्टिक एथेनॉल का निर्माण स्पिरिट बनाने के यूज किया जाता है, और कास्टिक सोडा का निर्माण साबुन बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि साबुन में याद रखिए कास्टिक सोडा पाया जाता है, और अपमार्जक जिसे हम वॉशिंग पाउडर कहते हैं, वो कपड़े साफ करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा 12 ए का तीसरा और बी का दूसरा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। अगला है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है। तो ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होता है। पित्त रस का संश्लेषण होता है। तो याद रखिएगा, संश्लेषण का मतलब निर्माण होता है, पित्ताशय से न होकर ये यकृत से होता है पित्त रस का संश्लेषण। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला पूछा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, टोटल 2 जोड़ी होती है। अगला है कि पुनरुद्भवन होता है हाइड्रा, हाइड्रा शब्द से कि जल में पाए जाने वाला, हाइड्रा और प्लेनेरिया में।
पत्तियों का कायिक जनन होता है ब्रायोफिलम में, जिसे हम अजूबा भी कहते हैं। और अगला ये 2 क्वेश्चन हटा दिया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल है कि पूछा हमसे कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो f बराबर हो जाएगा -20, क्योंकि अवतल दर्पण है, आधा हो जाएगा उसका। और वस्तु से 30 सेमी दूरी पर रखी गई है, तो सॉरी 15 सेमी पर, तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें बोला है कि प्रतिबिंब की स्थिति और इसका किरण आरेख भी बनाना है। तो सबसे पहले भी निकाल लेते हैं। भी बराबर क्वेश्चन मार्क 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू है -20 और यहाँ पे 1/v और यहाँ पे हो जाएगा -15। तो 1/v निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। तो 1/v हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा लगभग 60 आएगा। 15 चौका 60, 20 23 60। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/60। तो v बराबर हो जाएगा 60। प्लस में आया है तो इसका मतलब यह आभासी होगा और आभासी के साथ सीधा होता है। तो इसका जब हम फिगर बनाएंगे तो इसमें हमसे आगे पूछा हुआ कि इसका किरण आरेख बनाना है, तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनाना है। तो अवतल दर्पण पूछा है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि इसका जो परावर्तक तल होता है अंदर की तरफ होता है। ये हो गया मुख्य अक्ष, और यहाँ पे इसका जो था वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो इसका आधा फोकस दूरी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और यहाँ 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई, इसका मतलब यहाँ पे वस्तु रखी गई है। और ये हो गया हमारा पोल, ध्रुव जिसे कहते हैं। तो जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ फोकस से, यहाँ से हो रेखा होकर चली मुख्य अक्ष समांतर, तो वो फोकस से होकर निकल जाती है। और यहाँ से वक्रता केंद्र से कोई रेखा चलती है तो उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है, बट हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे कहीं जाके मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका फिगर इस साइड बनता है, और इस साइड जब फिगर बनता है तो इसमें एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आभासी के साथ साथ सीधा बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि किरण आरेख बनाना, प्रतिबिंब के बनने को दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अभिसारी लेंस के सामने, अभिसारी लेंस को हम उत्तल लेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। तो अभिसारी लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो, और दूसरा है कि एफ और फोकस की दुगनी दूरी के बीच में रखी हो। तो आइए इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे इसका फिगर। तो हमें सबसे पहले बोला है कि सबसे पहले बनाएंगे हम उत्तल लेंस। तो ये हो गया उत्तल लेंस, और यहाँ पे बीच में ये अभिलंब होता है, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये F1 पोजीशन है, और इधर का मान लेते हैं F2 पोजीशन। हालांकि दोनों F ही होता है, बट इसमें 2 फोकस, इसलिए हमने F1 और F2 मान लिया। वस्तु को उसने रखा है यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच में। तो हमें पता है कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला वो फोकस से होके जाता है, तो यहाँ से होके जाएगा, बट हमको ऐसा प्रतीत होगा कि वो पीछे कहीं साइड में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और दूसरा इसमें होता है कि अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई रेखा जा रही है तो वो सीधे निकल जाती है इधर की साइड में, बट ये भी इसे पीछे की तरफ जाता हुआ कहीं मिलता हुआ प्रतीत होगा। और यहाँ पे जो मिलते हैं ये फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं, और इसका जो फिगर बनता है वो आभासी बनता है, और आभासी के साथ साथ सीधा भी बनता है। तो ये हमारा फिगर हो गया। दूसरा पूछा था कि F और 2F के बीच में रखा हो। तो सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे उत्तल लेंस, ये बन गया उत्तल लेंस, और बीच में इसका हो गया ये अभिलंब, और यहाँ पे मुख्य अक्ष, बीच में इसका प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये F1 पोजीशन है, और इधर के साइड इसको मान लेते हैं कि ये 2F1 पोजीशन है, और इधर F2 पोजीशन, और यहाँ पे दुगनी फोकस दूरी 2F2 पोजीशन। और वस्तु को रखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ से चलने वाली रेखाएं हमको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से होके जाएंगी, यहाँ से होते हुए ये पहुंच जाएगी F1 से होते हुए बाहर निकल जाएगी इधर के साइड में। और दूसरा है
कि अगर ये प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, यहाँ से अगर होते हुए ऐसे जाए तो यह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, इधर से होते हुए, यहाँ से कुछ इस साइड का। और ध्यान से देखेंगे ये 2f से दूर कहीं कट कर रहा, तो ये इसका फिगर बनेगा, यहाँ पे 2f2 पॉइंट है और इससे कहीं दूर बनेगा यहाँ पे a डैश और b डैश। और इसमें प्रतिबिंब देखेंगे तो वास्तविक बनेगा और वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा। और यहाँ पे ये इसको हम वस्तु को मान लेते हैं ए बी। यहाँ से रेखा चली तो F1 से होके जाती है, हालांकि ये थोड़ा सा टेढ़ा, आप इसे बना लीजिएगा, थोड़ा सा लेंस लंबा करना पड़ेगा। और यहाँ से चलेगी तो वो जाके इधर कहीं पे कट करेगी, जहां पे कट करेगी 2F2 से दूर कट करेगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि नीचे दिए गए परिपथ में ये 10 ओम का एक प्रतिरोध है, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं चित्र अनुसार और 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और संपूर्ण धारा बतानी है। तो हमें सबसे पहले इसे बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना है। तो ध्यान से देखेंगे ये जो 10 ओम है और 40 ओम है, ये दोनों समांतर क्रम में। तो पहले इसको निकालेंगे, 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/40 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 40 एलसीएम, यहाँ ये 4 हो जाएगा, ये 5/40 हो जाएगा और इसको कहेंगे 1/8। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 8। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये 8 आया। अगर यहाँ पे देखेंगे 30 है, 20 है और 60 है, इसे भी सॉल्व कर लेते क्योंकि ये भी समांतर में। 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, 60 हो जाएगा एलसीएम, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 और 60 इकाई 60। तो 3 दू 5 1 6 बटा आ गया 60 और इसको कट करेंगे तो 1 बटा आएगा 10 और यहाँ से R की वैल्यू आ गई 10। अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब ध्यान से देखेंगे 8 और 10 को मिलाएंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और जब ये दोनों श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 8 प्लस 10 बराबर 18, ये टोटल प्रतिरोध आ गया। अब V की वैल्यू दी हुई है 12। हमको एक फार्मूला पता ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो I बराबर जाएगा V/R। V की वैल्यू है 12, R आया 18, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 2/3 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपके सिलेबस से हटा दिया जो भी प्रेरित धारा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमें पूछा है कि निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखिए। तो सबसे पहले पूछा है कि नियोपेंटेन क्या होता है। तो नियो, हमें सबसे पहले नियो समूह जानना पड़ेगा वो क्या होता है। तो नियो समूह कहते हैं CH3 का थ्राइस होता है और इसके बगल में C और यहाँ पे बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं नियो ग्रुप। तो नियो पेंटेन पूछा तो बस इसी के आगे हम एक और CH3 लगा देंगे तो बन जाएगा नियो पेंटेन। अब पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो यहाँ पे C, ऊपर CH3, यहाँ पे बगल में भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 और इसके बगल में भी CH3, ये बन गया नियो पेंटेन। अब ध्यान से देखेंगे इसमें कार्बन की चेन बनाएंगे तो हमें सीधी कार्बन की चेन रखनी, मतलब एक साइड से। तो 1 2 और 3 ये बच गया। इसको जब बच जाता है तो इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापी समूह, इसका नाम है मेथिल। तो 2 नंबर पे 2 बार है तो 2 डाई मेथिल और 3 कार्बन की चेन है तो उसे हम कहेंगे प्रोपेन। दूसरा वाला है कि द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का मतलब होता है कि 2 डिग्री एल्कोहल। तो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कम से कम 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, ऐसा कुछ। तो इधर हम ऐसा बना देंगे, इधर CH3 लिख देंगे, ये बन गया द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्योंकि एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, ध्यान से देखेंगे डायरेक्ट सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा, तो इसको कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। और ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन हमारे पास है। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 और 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 2 नंबर पे ऑल है तो ब्यूटेन टू ऑल, चाहे इसे एक और नाम से जान सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल। अगला है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और अगला है एसिटिलीन। तो पहले ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का देखते हैं कैसे बनेगा। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है CCl3 और COOH। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे Cl, इधर भी Cl और यहाँ पे भी Cl
और यहाँ पे COOH, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 और 2 क्योंकि मेन ग्रुप COOH होता है। 2 नंबर पे देखेंगे 3 लोग जुड़े हुए हैं, तीनों क्लोरीन है, तो लिखेंगे 2 2 2 3 बार। ऐसे लिखेंगे ट्राई क्लोरो। 2 कार्बन की चेन को कहते हैं एथेन। एथेन में ओइक एसिड जोड़ देंगे तो बन जाएगा एथेनोइक एसिड। अगला था कि एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2 और H2, तो C2H2 होता है। हालांकि ये जो ऑप्शन दिया है इसमें जो उत्तर दिया 1 ट्राई क्लोरो एथेनोइक एसिड, ये गलत है क्योंकि मेन ग्रुप होता है COOH और COOH से ही हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे चाहे जो पहले आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप COOH होता है। अगला है कि C2H2, तो ये C2H2 जो होता है एसिटिलीन, ये गैस होती है एसिटिलीन। इसका स्ट्रक्चर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ध्यान से देखेंगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन को हम एथ कहते हैं, एथ में आयन जोड़ देंगे तो बन जाएगा एथाइन, ये इसका IPSC नाम हुआ। अगला सवाल है 26 वाला हटा दिया है, 27 पे चलते हैं। क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समूह लिखना है, तो चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, और इसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो यहां से बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये हो गया। अगला अगर रही बात इसको बैलेंस करने की, तो यहाँ पे 2H2 रिएक्शन बैलेंस है। अगला है कि शुष्क बुझे, मतलब बुझा हुआ चूना है, शुष्क है, सूखा हुआ, तो उसका फार्मूला होता है CaO, उसमें Cl2 गैस प्रोवाइड की जाती है, तो इसका लिखेंगे जब हम, तो शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है उसको कहते हैं CaO और इसमें Cl2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो बन जाता है CaOCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला है कि जिप्सम को गर्म किया जाता है, तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और जब इनको हीट कर देंगे, इसको डेल्टा का साइन लगा देंगे यहाँ पे, जब हीट करेंगे तो बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, और उसके साथ 3/2 H2O के क्रिस्टल बाहर निकल जाते हैं, मतलब 3/2 H2O बाहर निकल जाता है। इसको फिर से जोड़ेंगे तो जिप्सम तैयार हो जाएगा। हालांकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती नहीं है। अगला कि सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया कराई जाती है, तो सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया कराने के बाद Na प्लस H2O गिब्स बन जाता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, और जो सोडियम को जब जल में फेंकने पर जो विस्फोट की आवाज आती है वो हाइड्रोजन का जलना ही होता है। अगला क्वेश्चन अथवा करके दिया हुआ है कि भर्जन, उभय अपघटन और संक्षारण से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी करना है। तो जो भर्जन होता है, बस इतना याद रखिए कि कोई भी सल्फाइड अयस्क है, ये सल्फाइड अयस्क अगर हम उसको ऑक्साइड में बदल रहे हैं तो उसको कहते हैं भर्जन। अगर कोई कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है और उसको भी हम ऑक्साइड में बदल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं निस्तापन, निस्तापन। तो समझते हैं कि भर्जन क्या होता है, तो किसी भी सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड में बदल जाना भर्जन कहलाता है। जैसे ZnS प्लस O2 तो बन जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, तो यहाँ पे हम 2 बना लेंगे और यहाँ पे भी 2 बना लेंगे और इसके आगे भी 2 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे भी, और बस हो गया। और बाकी सब जो है यहाँ पे सिर्फ 2 बढ़ाना पड़ेगा और इधर भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि जो कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड बदलता है, तो CaCO3 को जब ब्रेक करेंगे, हीट कर देते हैं बस इनको, तो ये भी बदल जाता है CaO प्लस CO2 में, इसको हम लोग कहते हैं निस्तापन। ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे सल्फर भी 1 है, सल्फर भी 1, यहाँ पे अगर हम 2 बढ़ा दें, अगर यहाँ भी 2 यहाँ पे 2, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो अगला पूछा था हमसे कि उभय अपघटन क्या होता है, तो अगर आप द्विविस्थापन जानते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही उभय अपघटन कहते हैं, जिसमें उत्पाद का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिब्स, ये वाला आयन इसके पास और ये वाला आयन इसके पास, तो बन जाता है BaSO4 प्लस
NaCl। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उभय अपघटन। अगला है कि संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण होता है यही कि जब कोई धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अम्ल या जल के साथ क्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड के उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। और धातु ऑक्साइड की जब परत चढ़ती है तो उसका वेट बढ़ जाता है और संक्षारण के नाम पे हम लोग लोहे का संक्षारण पढ़ते हैं कि लोहे का भूरा हो जाना। और इस संक्षारण का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये संक्षारण का सूत्र है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। उसके बाद बायो है। आई होप बायो आप कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।